नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कला के एक ऐसे खजाने की गहराई में उतर रहे हैं जो बिहार की मिट्टी से उपजा, पर जिसकी चमक पूरी दुनिया में फैली। नाम है पटना कलम। हमारे पास इससे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है और आज हमारा मिशन ये समझना है कि 18वीं सदी की ये चित्रकला शैली इतनी अनोखी क्यों थी। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं कहती, बल्कि उस दौर के आम इंसान की जिंदगी को कैनवस पर उतारती है। और ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है कि कैसे एक महान साम्राज्य के पतन से एक नई अनूठी कला शैली का जन्म होता है। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि उस दौर के सामाजिक और आर्थिक बदलाव का एक, क्या कहते हैं, जीवंत दस्तावेज है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। लेख बताता है कि इसकी जड़ें मुगल दरबार से जुड़ी हैं, पर सवाल यह है कि मुगल दरबार के शाही कलाकार अचानक पटना की गलियों में कैसे पहुंच गए। हाँ, तो कहानी शुरू होती है औरंगजेब के बाद। जैसे जैसे मुगल सल्तनत कमजोर हुई, खजाना खाली होने लगा, और जब बादशाहों के पास ही पैसे नहीं रहे तो वो कलाकारों को कहाँ से देते। कला को जो संरक्षण मिलता था, जिसे पेट्रोनेज कहते हैं, वो खत्म हो गया। तो दिल्ली के शाही चित्रकारों के लिए ये एक तरह का अस्तित्व का संकट था। बिल्कुल, उनके सामने अपनी कला और जाहिर है अपने परिवार को बचाने का संकट खड़ा हो गया था। तो ये एक तरह से कलाकारों का पलायन था, सर्वाइवल की लड़ाई। उन्हें एक नई जगह, एक नए संरक्षक की तलाश थी, तो वो दिल्ली से निकल पड़े। पर उन्होंने पटना को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। वो सीधे पटना नहीं आए। पहले उनका ठिकाना बना मुर्शिदाबाद, जो उस वक्त बंगाल के नवाबों की राजधानी थी। एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। अच्छा। उन्हें लगा कि शायद यहाँ काम मिल जाएगा। लेकिन फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ गया। सही, और बंगाल के नवाबों की शक्ति भी कम होने लगी, तो हालात फिर से खराब हो गए। तब इन कलाकारों ने पटना का रुख किया। और पटना उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा गढ़ था। हाँ, व्यापार का एक अहम सेंटर था, और यहाँ अंग्रेज अफसरों, व्यापारियों और स्थानीय जमींदारों की एक नई अमीर क्लास तैयार हो रही थी। अच्छा, तो मतलब जहाँ पैसा था, जहाँ नए ग्राहक मिल सकते थे, हाँ, कलाकार वहाँ चले गए। और यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, है ना? क्योंकि अब उनके ग्राहक बदल गए थे। मुगल बादशाह नहीं, अंग्रेज अफसर थे। बिल्कुल, और यहीं इस नई कला शैली का जन्म हुआ। इसे आप दो दुनियाओं का संगम कह सकते हैं। कलाकारों के पास मुगल कला की बारीकी और तकनीक तो थी, लेकिन उनके नए अंग्रेज ग्राहकों को यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक पेंटिंग्स पसंद थी। उन्हें वैसी तस्वीरें चाहिए थीं जो असल जिंदगी जैसी दिखें। हाँ, जिसमें भारत के लोग, यहाँ के जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो सके। तो कलाकारों ने अपनी मुगल शैली में यूरोपीय यथार्थवाद का तड़का लगाया, और इसी वजह से इसे कंपनी शैली भी कहा गया। कंपनी शैली, जी क्योंकि इसके खरीदार कंपनी के लोग थे। जी। ये दो संस्कृतियों का एक अद्भुत कलात्मक मिलन था। और इसी बात से हम इस कला की सबसे अनोखी खासियत पर आते हैं। लेख में एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है, ये कि पटना कलम को दुनिया की पहली ऐसी कला शैली माना जाता है जिसने आम इंसान को अपना हीरो बनाया। राजा रानी या देवी देवता नहीं, बल्कि लोहार, बढ़ई, मछली बेचने वाली, धोबी, मजदूर। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जी, ये एक तरह का कलात्मक विद्रोह था। सोचिए 18वीं सदी में दुनिया भर में कला दरबारों और अमीरों की कहानियां कहती थीं, और उस वक्त पटना के कलाकार क्या बना रहे थे? आम लोगों की तस्वीरें। हाँ, त्योहार, बाजार, रीति रिवाज और रोजमर्रा के जीवन का सच्चा चित्रण। जैसा कि लेख में दिख रही धोबियों या इक्का गाड़ी की तस्वीरों में हम देख सकते हैं। ये तो एक तरह से उस दौर की फोटोग्राफी हो गई जो बिना कैमरे के की गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। हर तस्वीर एक कहानी कहती है। उस दौर के बिहार का पूरा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन उसमें झलकता है। अच्छा, तो इन तस्वीरों को बनाने का तरीका भी क्या खास था? लेख में कजली स्याही शैली का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, कजली स्याही इनकी बहुत ही कुशल तकनीक थी। इसमें कलाकार कागज पर पहले पेंसिल से चित्र नहीं बनाते थे। एक मिनट, क्या पेंसिल से स्केच नहीं? नहीं, वो सीधे ब्रश से ही पूरी तस्वीर बना देते थे। अरे वाह, मतलब इसमें तो जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं, जो बन गया सो बन गया। एक बार ब्रश चल गया तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। कमाल है। इसके लिए जबरदस्त आत्मविश्वास और हाथों का, क्या कहते हैं, कमाल का कोऑर्डिनेशन चाहिए था। और रंग भी तो पूरी तरह से प्राकृतिक थे ना? हाँ, रंग भी वे खुद बनाते थे।
पौधों से, फूलों से, खनिजों और धातुओं से। सोचिए उस समय बिना किसी केमिकल के कितने जीवंत रंग तैयार किए जाते थे। बिल्कुल। और सिर्फ कागज ही नहीं, इन कलाकारों ने अभ्रक की परतों और हाथीदांत जैसी चीजों पर भी चित्रकारी की। अच्छा। हाँ, ये उनकी कला की गहराई और उनके प्रयोग करने की क्षमता को दिखाता है। और चेहरों की बनावट भी खास थी। नुकीली नाक, घनी भौहें, धसी हुई आंखें इनकी पहचान बन गईं। जी, ये उनकी अपनी सिग्नेचर स्टाइल थी। चलिए अब उन कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने इस शैली को जिंदा रखा। सेवकराम, हुलासलाल और ईश्वरी प्रसाद वर्मा जैसे कुछ बड़े नाम लेख में दिए गए हैं। सेवकराम 1770-1830 को इस शैली के पहले बड़े कलाकारों में गिना जाता है। उन्होंने खास तौर पर त्योहारों और रोजमर्रा के जीवन को चित्रित किया। और हुलासलाल, उन्होंने क्या अलग किया? हुलासलाल 1785-1875 ने सामूहिक चित्र बनाने और लिथोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल करने में महारत हासिल की। लिथोग्राफी मतलब एक ही तस्वीर की कई कॉपियां बनाना। जी, इससे कला और ज्यादा लोगों तक पहुंची। और फिर आते हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जिन्हें इस शैली का आखिरी मशहूर चितेरा कहा गया। उनके निधन के साथ ही जैसे इस कला का सूरज भी डूबने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक बहुत बड़ा और सीधा कारण था, कैमरे का आविष्कार। फोटोग्राफी। हाँ, जब तस्वीरें आसानी से बनने लगीं, तो हाथ से बनी पेंटिंग्स की मांग कम हो गई। कलाकारों को काम मिलना बंद हो गया। तो टेक्नोलॉजी ने एक पूरी कला को ही लगभग खत्म कर दिया। ये कला पर तकनीक के प्रभाव का एक क्लासिक उदाहरण है। धीरे धीरे यह अद्भुत शैली खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। तो आज हमने देखा कि पटना कलम सिर्फ एक चित्रकला शैली नहीं थी, ये इतिहास का एक टुकड़ा है, दो संस्कृतियों का संगम है और आम इंसान की जिंदगी का जश्न है। ये इस बात का भी सबूत है कि जब कलाकार नए माहौल और नए संरक्षकों के हिसाब से खुद को ढालते हैं, तो एक नई और अनूठी कला का जन्म होता है। आज ये कलाकृतियां पटना संग्रहालय, खुदा बख्श लाइब्रेरी और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल जैसे संग्रहालयों की शान है, जो हमें हमारे इतिहास के उस शानदार दौर की याद दिलाती हैं। और अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। लेख बताता है कि संरक्षण और बाजार न मिलने से ये कला शैली लगभग खत्म हो गई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कला को जिंदा रहने के लिए हमेशा किसी संरक्षक या खरीदार की जरूरत होती है? और जब कला बाजार पर निर्भर हो जाती है, तो क्या वो अपनी असलियत खोने का जोखिम उठाती है?